हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सबकी पाठशाला। और ये आपका जो इकोनॉमिक्स है क्लास 9th का ये 4th लेक्चर है, जिसमें मैं आपको नोट्स देने वाली हूँ। इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, ताकि आप दोबारा अगर रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले उत्पादन क्रिया है। क्या है ये? जिस क्रिया में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे कृषि हो गया, फैक्ट्रियों में जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वो। अब यहाँ पर हमें जस्ट पता होना चाहिए कि क्रियाएं दो प्रकार की होती है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं होती है जो पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है, और अनार्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता या धन अर्जन करना नहीं होता। यहाँ पर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कोई डॉक्टर है, अगर वो रोगियों का इलाज करता है, पेशेंट्स का, तो ऑब्वियसली बात है उसके बदले में उसको फीस मिलती है। लेकिन अगर मान लो कि उसके घर में ही कोई व्यक्ति बीमार हो गया है और वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसके लिए तो उसको कोई फीस मिलेगी नहीं। तो यानी कि जब वो रोगियों का इलाज करता है तो वो क्रिया उसके लिए आर्थिक क्रिया हुई। लेकिन जब वो अपने घर के ही सदस्य का इलाज करता है तो वो क्रिया उसके लिए एक अनार्थिक क्रिया होगी। ठीक है बच्चों, आपको शॉर्ट पॉइंट्स है या पढ़ लेना और याद भी कर लेना ढंग से कि पालमपुर क्या एक काल्पनिक गांव है जिसकी मुख्य क्रिया क्या है? कृषि है। पालमपुर में कुल कितने परिवार रहते हैं? 450 परिवार रहते हैं। तो पालमपुर गांव की अन्य क्रियाएं क्या क्या है, यानी गैर कृषि क्रियाएं हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो दुकानदारी, परिवहन, डेयरी भी है, जो मैं लिखना भूल गई हूँ तो मैं लिख देती हूँ। डेयरी, लघु विनिर्माण आदि। पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकास तंत्र है। यानी कि पालमपुर क्या है? एक विकसित शहर है, विकसित गांव है। उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, मानव पूंजी। अब अगला है आपका पूंजी। तो पूंजी को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, स्थायी पूंजी जिसे स्थिर पूंजी कहते हैं, कार्यशील पूंजी जो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है बेसिकली। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के बीच में अंतर लिखा है। इनका कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसका कई वर्षों तक उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो, औजार, खेत, मशीन, भवन, ये सब। और जो कार्यशील पूंजी है वो कच्चा माल व नकद, कैश जिसे हम बोलते हैं, ये जो कुछ समय के लिए यूज होता है और हमें बार बार अगर उत्पादन की क्रिया करनी है तो बार बार हमें कच्चा माल खरीदना होगा। तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझ सकते हैं। जैसे मान लो खेती है, तो खेती में जो जमीन है वो तो स्थिर हो गया, लेकिन जो आप बीज यूज कर रहे हो, जो खाद यूज कर रहे हो, जो कीटनाशक आप यूज कर रहे हो, वो तो आपको बार बार लेना पड़ेगा जब भी आपको फसल उगाना है या बोना है तब। मानव पूंजी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं व प्रशिक्षण द्वारा मानव को मानव पूंजी बनाया जाता है। मानव एक महत्वपूर्ण पूंजी है। यदि मानव ना हो तो उत्पादन क्रिया असंभव होती है। अब अगला है हमारा डेफिनेशन, बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है? तो ये मैंने आपको चैप्टर में भी अंडरलाइन करवाया था और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अगला है, एक ही जमीन पर उपज बढ़ाने की क्या क्या विधियां हैं? तो पहली विधि बहुविधि फसल प्रणाली है, दूसरी आधुनिक कृषि प्रणाली है। आधुनिक कृषि प्रणाली क्या होती है? अब तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं आपके। अधिक उपज वाले बीज यानी HYV बीज का उपयोग करना, कीटनाशकों का उपयोग करना, उर्वरकों का उपयोग हो गया, और विकसित सिंचाई व्यवस्था। जैसा पॉइंटर है, जमीन मापने की इकाई हेक्टेयर होती है। पालमपुर में किसान कम से कम 2 मुख्य फसल उगाते हैं तथा तीसरी फसल उनकी आलू होती है। उत्पादन हेतु आवश्यक क्या क्या चीजें होती हैं? तो सबसे पहले आपको भूमि चाहिए, दूसरा आपको स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, श्रम। इन 4 चीजों की आपको जरूरत होती है अगर आपको उत्पादन क्रिया करनी है तो। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में हुई, आपको याद रखना है, एक नंबर में पूछा जा सकता है।
हरित क्रांति का मेन अर्थ क्या होता है? हरित मतलब फसल और क्रांति मतलब बदलाव। तो हरित क्रांति बेसिकली किससे संबंधित है? आपका फसल से संबंधित है, जिसमें क्या किया गया था? फसल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कृषि के आधुनिक तरीके का उपयोग किया गया था। अगला है हमारा हरित क्रांति, जिसे हम आधुनिक कृषि बोलते हैं। तो हरित क्रांति में क्या क्या हुआ? तो अधिक उपज वाले बीज यानी HYV बीज का उपयोग किया गया, उर्वरकों का उपयोग किया गया, कीटनाशकों का उपयोग किया गया और सिंचाई के आधुनिक तरीकों का उपयोग जो है वो किया गया। और कुल मिलाकर के इन चारों प्रयास के द्वारा क्या किया गया? उत्पादन में वृद्धि की गई। अब HYV बीज, HYV का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप याद कर लेना, हाई यील्डिंग वैरायटी यानी अधिक उपज वाली बीजें बोलते हैं इसको हिंदी में हम। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लेना। हरित क्रांति के लाभ और हरित क्रांति की हानियाँ, इनमें से एक पेपर में ज़रूर आता है। तो हरित क्रांति के लाभ क्या है? देखो, सिंचित सुविधाओं के विकास से भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हुई, गेहूं व चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, कीटनाशकों के उपयोग से फसल सुरक्षा में वृद्धि हुई और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अब लास्ट है आपका, इसकी हानि क्या क्या है? मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है, उर्वरता में उपजाऊपन जिसे हम बोलते हैं, क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है, कीटनाशकों के उपयोग के फलस्वरूप जल प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। हरित क्रांति का प्रभाव सभी फसलों पर समान नहीं पड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके लिए कोशिश करी है कि खुद से लिख करके आपको मैं दूं। अब आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसमें मैं आपको क्वेश्चन से प्रोवाइड कर दूंगी। कुछ क्वेश्चंस जो आपको मैं खुद से लिख कर दूंगी और बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे ही आपको बता दूंगी जो आप ऐसे पढ़ लेना, जो ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।